हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 3 के बारे में। जैसे कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा अभी तक तो आप जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि सौरमंडल में पृथ्वी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इस पे क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, किस तरीके से ये बनी हुई है, वो सारी की सारी चीजें हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी। सेकंड चैप्टर था, उसमें हमने अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और जो हमारा टाइम किस प्रकार से डिसाइड होता है उसके बारे में पढ़ा। अब ये जो थर्ड चैप्टर है इसमें दिया गया है कि पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी किस तरीके से गति करती है, किस तरीके से घूमती है अपने अक्ष पे, और मतलब कितने प्रकार की गतियां होती हैं, वो सारी की सारी हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। अब देखिए यहाँ पे जो पृथ्वी गतियां करती हैं उनके नाम दिए हुए हैं। पहला नाम है घूर्णन एवं दूसरा नाम है परिक्रमण। तो ये दो प्रकार की गतियां हैं जो पृथ्वी करती है, इनके बारे में आगे समझाया गया है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अब देखिए अक्ष पर घूमने का मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अक्ष पर घूमना क्या होता है। कि जैसे हम पहले के टाइम पे लट्टू देखते थे या फिर हम बॉल को अपने हाथ में लेके घुमाते हैं, उसको नीचे फर्श पे जमीन पे घुमाते हैं, तो वो गति होती है, वो घूर्णन गति होती है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अब देखिए हमें इतना पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं तो वहां पे हम बोलते हैं ना कि परिक्रमा। तो परिक्रमा क्या होती है कि हम मंदिर के चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं, तो वैसे ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है। तो वही चीज यहाँ बताई गई है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी का कक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो पृथ्वी का अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष से थोड़ी सी झुकी हुई है, तो वो कितने डिग्री के कोण पे झुकी हुई है? वो 66.5 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। अब समतल का मतलब क्या है? तो मतलब जो बिल्कुल अक्ष पे जो सीधा समतल 90 डिग्री है और जो 66.5 डिग्री है उसके बीच का जो अनुपात है वो कितना है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे कक्षीय समतल बोलेंगे। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इतना हमें पता है कि हमारे सौरमंडल में जो लाइट का सोर्स है वो एक सूर्य ही है, मतलब हम सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी का जो आकार है वो गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अब यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि जैसे बॉल है उस पे एक साइड से लाइट डाली जाएगी तो दूसरी साइड अंधेरा होगा, तो वो सेम चीज यहाँ हो रही है क्योंकि पृथ्वी भी एक बॉल की समान ही है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वर्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वर्त कहते हैं। अब देखिए किसी भी गेंद पे एक तरफ से लाइट पड़ती है तो जो दूसरी साइड अंधेरा होता है, तो वो दोनों जिस साइड लाइट है और जिस साइड अंधेरा है वो दोनों कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो वो एक जो वर्त जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, एक गोला बनाता है, एक रेखा बनाता है गोलाई में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको प्रदीप्त वर्त कहते हैं। ये वर्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, इसका अक्ष के साथ कुछ लेना देना नहीं होता है कि जहाँ पे 66.5 डिग्री पे अक्षीय रेखा है वहां पे ये हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं पे भी हो सकता है। जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, ये देखिए ये वाला डायग्राम, कि जैसे ये पूरी पृथ्वी है, अब इस साइड से सूर्य की रोशनी आ रही है। तो अगर देखें तो ये जो हमारा अक्ष है वो तो यहाँ पे है, लेकिन इसका अक्ष के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये अपना सीधा का सीधा ये जो सीधी लाइन आप देख रहे हैं इसको हम प्रदीप्त वर्त बोलते हैं। ये सीधा बना हुआ है, तो इस साइड अंधेरा है, रात है, इस साइड उजाला है। और जो आपके मैं अक्ष की बात कर रहा था वो ये है। अब ये 66.5 डिग्री पे है और ये समतल का कोण है। तो अब इन दोनों के बीच में ये क्या है? पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब हमने डाला तो ये दोनों के बीच का जो अंतर आता है ये 23.5 डिग्री का आता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति है। अब यहाँ पे हमने देखा है कि हमारा जो टाइम जोन है उसमें हमारे को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। अब ये क्या है?
जो अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है उससे हमारा दिन रात डिसाइड होता है। क्यों कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तभी तो एक साइड दिन होगा दूसरी साइड रात होगा, तो वो समय पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे लगते हैं। ठीक है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। जितना समय पृथ्वी को घूमने में अपने अक्ष पे लगता है उसको हम पृथ्वी का दिन बोलते हैं। ये पृथ्वी की दैनिक गति है, यानी ये हर रोज होती है, ये प्रतिदिन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो जो हमारे प्राचीन खगोल शास्त्री हैं आर्यभट्ट, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है या घूमती है। अगर अब देखिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कर रहा है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, तथा दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब देखिए अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो क्या होगा? जिस साइड में दिन है उधर दिन रहेगा और जिस साइड रात है उधर रात ही रहेगी। तो रात वाली साइड में क्या होगा? बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी, बर्फ जम जाएगी, सब कुछ मतलब वो रहने लायक ही नहीं होगा, क्योंकि हमें सूर्य की रोशनी की भी जरूरत है। और जिस साइड दिन है उस साइड बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, गर्मी की वजह से वैसे ही हम रह नहीं पाएंगे। ठीक है। तो अब देखिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी पर एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। अब देखिए ये 1/4 दिया गया है यहाँ पे, हम इसको काउंट नहीं करते, हम 365 दिन का ही एक साल बोलते हैं। लेकिन ये जो 1/4 है ये 4 बार मिलके 1/4 1/4 1/4 और 1/4 मिलके एक बना लेते हैं। इसीलिए एक साल ऐसा आता है जिसमें 365 नहीं 366 दिन होते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको लीप वर्ष बोलते हैं। जिसमें जो 3 वर्ष होते हैं उसमें तो क्या होता है? फरवरी में 28 दिन होते हैं और लीप वर्ष वाले में क्या होता है? 29 दिन होते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ठीक है। ये बात समझ गए होंगे आप कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था। और पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। अब देखिए सूर्य कितना बड़ा है कि पृथ्वी को एक वर्ष लग जाता है उसके चारों ओर चक्कर लगाने में। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऋतुएं समझाई गई हैं। तो क्या होता है? ये सूर्य है, सूर्य स्थिर है, हमारी पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है तथा अपने अक्ष पे भी घूम रही है। तो यहाँ पे कुछ चीजें समझाई गई हैं कि जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ मान लीजिए, या फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो दक्षिण गोलार्ध है उधर सूर्य की लाइट पड़ रही है नीचे की साइड। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब दक्षिण अयनांत ये कब शुरू होता है? ये 22 दिसंबर को शुरू होता है। उसमें क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। फिर यहाँ से चलती है पृथ्वी, घूमती है, आपको पता है। अब यहाँ से चली तो पृथ्वी घूमती हुई आ रही है। अब वसंत ऋतु आई, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तर ध्रुव है वो थोड़ा सा वहां पे तिरछी किरणें पड़ेंगी इधर सूर्य की, तो वहां पे वसंत ऋतु है। ऐसा भी नहीं है कि वहां पे एकदम ठंड हो जाएगी, लेकिन वहां पे वसंत ऋतु आएगी। तो वो कौन सा टाइम होगा? 21 मार्च, और इसको क्या बोलेंगे हम? विषुव बोलेंगे। ठीक है। और दक्षिण ध्रुव पे क्या होगा? यहाँ शरद ऋतु होगी। ठीक है। उसके बाद आगे चलती है पृथ्वी, घूमती है अपने अक्ष पे, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। ये उत्तरी गोलार्ध आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। और उत्तर अयनांत जो 21 जून से प्रारंभ होता है उसमें दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा? शीत ऋतु होगी। फिर आगे पृथ्वी घूर्णन करेगी और आगे चलेगी, तो शरद ऋतु आएगी कब? 23 सितंबर को। इसको फिर से क्या बोलेंगे हम? विषुव बोलेंगे। एक विषुव था जो 21 मार्च को आया था, दूसरा कब आया है? 23 सितंबर को। उत्तर अयनांत कब शुरू होता है? 21 जून को। और दक्षिण अयनांत कब शुरू होता है? 22 दिसंबर को। तो यहाँ पे भी वसंत ऋतु आएगी। तो ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि पृथ्वी किस प्रकार से घूर्णन करती है और किस प्रकार से हमारी जो ऋतुएं हैं वो बदलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 400 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। जो मैंने आपको ऊपर बात बताई थी कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं 4 साल में। तो इसलिए फरवरी का जो 28 दिन का जो चला आ रहा होता है वो कितने का हो जाता है? 29 दिन का हो जाता है, यानी एक दिन और जुड़ जाता है उसमें, जिससे
ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आपने देखा, मैंने पहले के चैप्टर में बताया भी है कि ये बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है, ये बिल्कुल वर्त नहीं है, ये दीर्घवृत्ताकार है, मतलब एक ओवल जैसी शेप है ये। आप देख सकते हैं एक ओवल जैसा बना हुआ है। तो इस प्रकार ये चक्कर लगाती है, ना कि एक सर्कल में चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। तो आपको मैंने बताया था कि 66.5 डिग्री के कोण पे ये झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि जैसे जैसे घूमती जाएगी वैसे वैसे परिवर्तन होते जाएंगे। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। तो 21 जून को, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ आप इस डायग्राम में देखिए, ये 21 जून है। तो यहाँ पे क्या है, उत्तरी जो गोलार्ध है वो किस साइड झुका हुआ है, सूर्य की ओर झुका हुआ है। तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है, और जो दक्षिण गोलार्ध है उसमें शीत ऋतु है। ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा वाले के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वर्ष के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायणांत कहते हैं। अभी ये जो डेट दी हुई थी, उस दिन क्या होता है कि उस दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। ठीक है, पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायणांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि 22 दिसंबर को, जैसे 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी, तो इस अवस्था को क्या कहेंगे, उत्तरायणांत कहेंगे। अब 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब आगे चल के दिसंबर आ गया, तो उस दिन क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होती है, कि इसके उल्टी स्थिति कहाँ होगी, उत्तरी गोलार्ध में होगी। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे छोटे दिन होंगे तथा लंबी रातें होंगी। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। बाकी हम कब मनाते हैं, हम शीत ऋतु में मनाते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को क्या होता है कि इस दिन ना तो दिन बड़े होते हैं ना रात बड़ी होती है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इन दोनों डेट को बराबर होते हैं। तो इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी ध्रुव, ना उत्तरी ध्रुव ना दक्षिणी ध्रुव, कोई भी सूरज की ओर नहीं झुका हुआ है। इसलिए पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, ये डेट याद कर लीजिए। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, विषुव, उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत, यही 3 नाम थे। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अब 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी। तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जिस साइड शरद ऋतु होगी, उसके अपोजिट साइड वाली साइड में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी। तो ये सारी चीजें आप, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब ये चैप्टर हमारा इतना ही है। तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं था, बस पृथ्वी की गतियां और घूर्णन किस प्रकार से करती है, परिक्रमण किस प्रकार से करती हैं, ऋतुएं किस प्रकार से परिवर्तित होती हैं, तो वो सारी की सारी इस चैप्टर में समझाई गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा।
बाकी अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या छोटे बड़े भाई बहन के साथ किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।